आज हम कवर करेंगे सिंध के अंदर जो इस वक्त प्रोटेस्ट हो रहे हैं वाटर क्राइसिस को लेके। ये हमेशा जब भी हमने वाटर क्राइसिस कवर किया है, साफ़ पानी कवर किया है, उसमें व्यूज़ बहुत थोड़े आए हैं। वीडियो से पहले सलमान कहता था भाईजान का ऐसा दिन ज़ाया करो, लोगों ने कोई परवाह नहीं है। ये शायद पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा पॉलिटिकल क्राइसिस है। इसके तहत पूरे के पूरे आप समझें सिंध और पंजाब का पॉलिटिकल लैंडस्केप चेंज होने जा रहा है। और जो लोग इसको समझते हैं वो इस वक्त सड़कों पे आके एहतजाज कर रहे हैं। सबसे पहले आप प्रॉब्लम समझें। पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी पीएमडी की तरफ से ड्राउट अलर्ट इशू हो चुका है। होना नहीं है, हो चुका है। सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब के लिए, क्योंकि बारिश कम हुई। तरबेला और मंगला के अंदर आप डेड लेवल पे इस वक्त ऑपरेट करें, यानी कि उनमें जो पानी खड़ा हुआ है वो डेड लेवल पे। रिवर रावी के अंदर इंडिया ने कम्प्लीटली पानी बंद कर दिया। आपकी जितनी भी ट्रिब्यूटरीज जो इवेंचुअली इंडस में जाके मिल रही थी, आहिस्ता आहिस्ता सूख रही हैं। एनडीएमसी की रिपोर्ट के मुताबिक एवरेज टेम्परेचर 2025 में ज़्यादा 60 डिग्री ज़्यादा ऊपर जाना है, जिसकी वजह से मॉइस्चर लेवल जो है वो कमज़ोर होना है, पानी का टेबल नीचे गिरना है और पानी की ख्वाहिश मकदार भी ज़्यादा होनी है। सितंबर 2024 से मार्च 2025 तक 40% कम रेनफॉल हुई है। रेनफॉल डेफिसिट जो सिंध में था वो 62% था, बलूचिस्तान में 52% था, पंजाब में 38% था, खैबर पख्तूनख्वा में 35% था, आज़ाद जम्मू कश्मीर में 29% था और गिलगित बल्तिस्तान में 2% कम था। आपकी पूरी की पूरी मईशत एग्रीकल्चर पे खड़ी हुई है। आप कुछ और नहीं करते। कोई तेल नहीं मिला आपको केकड़ा 1-2 के प्रोजेक्ट में। कोई आप सोना एक्सपोर्ट नहीं कर रहे। आप सिर्फ एग्री बेस्ड इकॉनमी हैं। ठीक है, स्मगलिंग की इकॉनमी छोड़ के आप एग्री बेस्ड इकॉनमी है। वो पूरी की पूरी एग्री बेस्ड इकॉनमी आपके ब्रिटिश के बनाए हुए कनाल सिस्टम्स पे रिलाई करती है। ये जो पंजाब में आप नेटवर्क ऑफ कनाल्स देखते हैं, ये ब्रिटिश साम्राज्य बना के गई थी। उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। जो हमने डेवलपमेंट की है कनाल नेटवर्क्स की, वो बेर मिनिमल है। हमने बहुत छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज बनाई हैं, या फिर किला दड़ावर के अंदर हमने यजमान से नहर खींच के एक आर्मी के पोस्ट को आगे, जहाँ पे वो ज़मीन ज़रखेज़ करें, वहाँ तक दी। बाकी हमने कुछ ख़ास नहीं किया। और बलूचिस्तान और सिंध में तो बहुत ही थोड़ा है। अब इस कॉन्टेक्स्ट को माइंड में रखना कि ड्राउट है, पानी कम है, किसान प्रॉब्लम में है। इस सारे के ऊपर एक और चीज़ भी हो रही है। जहाँ से रिवर इंडस फ्लो करता है अरेबियन सी के अंदर, तो वहाँ से अरेबियन सी पुश बैक भी देता है। ये एक नेचुरल फिनोमेनॉन होता है। इसकी वजह से हो क्या रहा है कि जैसे इंडस का फ्लो कम हो रहा है, कमज़ोर हो रहा है, अरेबियन सी का पुशबैक ज़्यादा हो रहा है। और हर साल फर्टाइल लैंड का लैंड लॉस हो रहा है कि अरेबियन सी इंडस के अंदर आ रहा है। यानी जो ज़मीनें ज़रखेज़ थी वो सिल्टेशन की वजह से अब फारिग हो रही है, वहाँ पे सॉल्ट कंटेंट ज़्यादा आ रहा है। कोस्टल इरोजन तो हो ही रहा है, सो हो रहा है। तो स्लोली एंड स्टेडली जो हमारा इंडस बेसन था वो मर रहा है। ये थाउजेंड्स ऑफ ईयर पुराना बेसिन है, ये वो कल नहीं बना। ये को हमने बहरिया टाउन वाला आईफल टावर नहीं है कि बाहर से मंगा के पुर्जों से जोड़ दिया है। ये थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स की क्रिएशन के बाद चीज़ हम तबाह कर रहे हैं अपने हाथों से। अब इस सारे के ऊपर एसआईएफसी बनती है। एसआईएफसी कहती है कि जनाब हम जो हैं वो ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव करेंगे। नॉट ग्रीन इन टर्म्स ऑफ कि हम बहुत दरख्त लगाएं, ग्रीन इन टर्म्स ऑफ कि हम एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन लाएंगे और हम पता नहीं कितने लाखों एकड़ ज़मीन जो ज़ेर काश्त नहीं है उसको ज़ेर काश्त करेंगे। शुरू में लोगों ने कहा जी बड़ी अच्छी बात है, ज़्यादा ज़मीन होगी काश्त के लिए, ज़्यादा नौकरियां बनेंगी, ज़्यादा पैसा आएगा, ज़्यादा एक्सपोर्ट होगा। लेकिन हम भी तब सवाल करते थे कि इसका पानी कहाँ से आएगा। अगर कोई ज़मीन अभी ज़ेर काश्त नहीं है तो इसका मतलब है कि उसमें कोई दरिया, कोई कनाल लगता नहीं है, तो उसको आप ज़ेर काश कैसे करेंगे? हमारे दिमाग में ये था कि ड्रिप टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाएगी, जो हाईली इफ़ेक्टिव है। कतरा कतरा करके आप बहुत फसलें उगा लेते हैं। या फिर टनल फार्म्स बनाए जाएंगे जहाँ पानी का कम ज़ाया हो, या फिर वर्टिकल फार्मिंग की तरफ काम जाएगा, मगर कुछ जदीद टेक्नोलॉजी। लेकिन हमने कहा नहीं, क्योंकि हम बेवकूफ़ हैं। हम 6 कनाल प्रोजेक्ट बनाएंगे। अब ये 6 कनाल प्रोजेक्ट आप सोचेंगे चलो यार 4 सूबे हैं, सारों में बनेंगे।
वो 6 कनाल प्रोजेक्ट पंजाब में बनेंगे और स्पेसिफिकली बनेंगे चोलिस्तान वाले रीजन के अंदर, जहाँ पे बैरन लैंड को इरिगेट किया जाएगा। अब ये चोलिस्तान वाला रीजन क्यों चुना गया, तो इस पे भी आ जाते हैं। यहाँ पे बहुत सारी ज़मीन है जो नवाब ऑफ भावलपुर की थी, लेकिन हमने उन पे एक अजीब से लैंड रिफॉर्म करके उनकी विरासतें नहीं होने दी, तो वो हमने ज़मीनें कब्जा कर ली, सरकार के पास आ गई। तो सरकार ने कहा यहाँ पे हम कर लेंगे। वो एक पूरा प्रोसेस है जिसके तहत सरकार लीज पे दे रही है, उस पर भी किसी दिन डिस्कशन करेंगे, लेकिन आज स्पेसिफिकली हम ये जो वाटर क्राइसिस है इसकी बात कर रहे हैं। अच्छा, जब ये 6 कनाल का प्रोजेक्ट प्लान हो रहा तो मिड 2024 से सिंध के अंदर लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, लेकिन ज़ाहिर है तब वो इशू इतना पखा नहीं था, सियासी पार्टियां थोड़ी स्लो थी। जो पहला मेजर प्रोटेस्ट हुआ वो सिंध यूनाइटेड पार्टी SUP और कुछ और नेशनलिस्ट ने दिसंबर 15 2024 को किया, जहाँ पे 18 किलोमीटर का उन्होंने मार्च किया। उसके बाद सिंध तरक्की पसंद पार्टी ने भी किया, जिसके अंदर जमात इस्लामी और जमीयत उलमा इस्लाम भी शामिल थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरे सिंध में प्रोटेस्ट शुरू हो गए, और उसकी बुनियादी वजह थी कि जहाँ पे ये 6 कनाल्स बन रहे थे वहाँ से इंडस के पानी का प्रेशर रुकना था। तो लोगों को ये फियर था कि हमारी फसलों को पानी नहीं लगेगा, जो काफ़ी रियलिस्टिक फियर है, क्योंकि हमने देखा है कि जब इंडिया हमारा पानी बंद करते तो यहाँ पे कबाहत मचती है। तो जब आप एक ऑलरेडी वीक रिवर सिस्टम पे 6 कनाल और डालेंगे, पानी को रोकेंगे, पानी को निकालेंगे, 4 लाख एकड़ इरिगेट करेंगे, तो इंटीरियर सिंध तक जब पानी पहुँचेगा तो वो मिकदार में कम होगा। ये तो ऑलरेडी जो लोग ज़मींदार कर रहे हैं उनको पता है कि हर साल जो पानी उनको अलॉट हो रहा है इरिगेशन की डिपार्टमेंट की तरफ से वो कम हो ही जा रहा है, कि हमारे पास है नहीं। रादर दैन लोगों को आप ऑन बोर्ड लें और करें, गवर्नमेंट ने अपना प्लान कंटिन्यू किया। इवेंचुअली इसके अंदर बड़े पैमाने के ऊपर बड़ी सियासी जमातें भी शामिल होगी। इवेंचुअली इसके अंदर जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर, जो मुर्तज़ा भुट्टो के बेटे और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के ग्रैंडसन हैं, वो भी शामिल हो गए नॉन पार्टी लाइन्स के ऊपर। इवेंचुअली पीपल्स पार्टी को भी 2025 मार्च में शामिल होना पड़ा, कि ज़ाहिर है उन्होंने देखा सिंध में एक इतनी बड़ी मूवमेंट चल रही है, इतने लोग इन्वॉल्व हैं, तो वो पीछे कैसे रह सकते हैं। तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आसिफ ज़रदारी ने भी तकरीरें की, बिलावल साहब ने भी स्टेटमेंट्स दे दी। लेकिन यहाँ पे PPP का एक दोगलापन आपको नज़र आता है। मैं चाहता हूँ मेरे सिंध के बहन और भाई इस दोगलापन को देख सकें। जब SIFC बन रही थी, पीपल्स पार्टी उसमें हिस्सेदार थी। जब SIFC दुनिया भर के दौरे कर रही थी, पीपल्स पार्टी उसकी हिस्सेदार थी। जब SIFC में ग्रीन इनिशिएटिव प्रेजेंट हो रहा था, पीपल्स पार्टी उसकी हिस्सेदार थी। पीपल्स पार्टी ने यही हरकत पीका के साथ भी की, पब्लिकली कंडेम किया, जाके अग्री भी किया उनके पार्लियामेंटेरियंस ने, प्रेसिडेंट ने साइन भी किया। तो ये पीपल्स पार्टी का एक दोगलापन है उनकी पावर पॉलिटिक्स का। एक तरफ से वो लोगों की सियासत करने की कोशिश करते हैं, दूसरी तरफ से जाके जो इस्टेब्लिशमेंट कहती है उस तरह ऑपरेट करते हैं। ज़ाहिर है नून लीग में इसमें कोई डिसएडवांटेज नहीं है, क्योंकि पंजाब के अंदर कनाल्स बन रहे हैं। पंजाब में ड्राउट के अनुसार एक्चुअली कम हो जाएंगे कनाल्स के बनने के बाद, लेकिन सिंध को जनरली नुकसान होना है। जब आप डिवीज़न करते हैं किसी भी रियासती इदारे के अंदर, तो एक सूबे को प्रेफरेंस आप किसी भी मामले में नहीं देते। अगर दे रहे होते हैं तो दूसरे सूबे को आप कोई और चीज़ इन कॉम्पनसेशन देते हैं। दर हकीकत मुखलिस लीडर सिंध को नहीं मिले, जो मुखलिसी के साथ सिंध के साथ काम करें, जो इलेक्ट हुए हों। ठीक, सिंध में कई काबिल जमातें हैं, लेफ़्ट की राइट की भी, जो सिंधी लोगों के साथ मुखलिस हैं, जो स्टेट के अंदर काम भी करना चाहते हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी अपने नेक्सस के ज़रिए जो उन्होंने जागीरदारों के साथ बनाया हुआ है, वो बार बार ऊपर आ जाती है। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस ने भी कहा कि पीपल्स पार्टी इतनी मासूम ना बने, वो पूरी की पूरी मुलव्वस है इस साजिश में सिंध के लोगों के साथ पानी चुराने का। सबसे पहले आप सबका बहुत शुक्रिया हमें सब्सक्राइब करने के लिए। जिन जिन दोस्तों ने हमारी फैमिली में शामिल हुए 3000 की सब्सक्रिप्शन लेके, काइंडली हमें व्हाट्सएप किया करें, ताकि हमें पता होगा हमने किस ग्रुप में ऐड करना है। वैसे जो आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, इसके लिए आपको 12 वीडियोज़ हर महीने मिलेंगी, जो प्राइवेट वीडियोज़ होगी, यानी कि वो कॉन्टेंट किसी ने ना पहले देखा होगा, ना वो कभी किसी मेन चैनल पर अपलोड होगा। वो सिर्फ आपके कंजम्पशन के लिए होगा जो 3000 की सब्सक्रिप्शन पे कर रहे हैं। अब वो कॉन्टेंट होगा क्या? उसमें आपको लाइफ स्टोरीज पता चलेंगी,
कुछ फिलोसॉफिकल आइडियाज़ डिस्कस होंगे, कुछ पर्टिकुलर इंसिडेंट्स होते हैं जिसकी वजह से चैनल्स डिमोनेटाइज हो जाते हैं, वो ग्रेट डिटेल में डिस्कस होंगे। कुछ आपके साथ कंटेंट शेयर किया जाएगा जो अवेलेबल नहीं है आम पब्लिक को, और जो पब्लिकली उस तरह शेयर भी नहीं हो सकता। मोस्टली चीज़ें एजुकेशन रिलेटेड होंगी, हर चीज़ का कोई लेसन होगा पीछे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकें। तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें, 3000 रुपीज़ भेजें, व्हाट्सएप करें और ईऑन फैमिली का हिस्सा बनें। थैंक यू। अब यहाँ पे एक और लेवल ऑफ एनालिसिस है जो मैं चाहता हूँ कि आप समझें। पाकिस्तान का सबसे बड़ा कारोबार एग्रीकल्चर, वो आज भी जागीरदारों के हाथ में। वो जागीरदार उसकी वजह से सिंध में, पंजाब में, बलूचिस्तान में और केपी में बहुत स्ट्रांग है। इस्टेब्लिशमेंट और उनका रिलेशनशिप एक लव हेट का है। इस्टेब्लिशमेंट को उनकी भी ज़रूरत होती है, उनको भी इस्टेब्लिशमेंट की ज़रूरत होती है। क्यों ना कोई ऐसी हरकत की जाए कि ऑल ऑफ अ सडन पाकिस्तान का सबसे बड़ा कारोबार इस्टेब्लिशमेंट के ही हाथ में आ जाए और आहिस्ता आहिस्ता इन जागीरदारों की कमरें तोड़ दी जाएं। लैंड रिफॉर्म तो पाकिस्तान में हुआ नहीं, लेकिन इस कनाल रिफॉर्म के तहत अगर आप इंटीरियर सिंध की ज़मीनों को पानी कम पहुँचाएँ, 4 लाख एकड़ नया आबाद करें पंजाब के अंदर, और वो सारे के सारी एडमिन आर्मी के हाथ में हो, यानी कि SIFC के हाथ में हो, तो इस तरह जो सिंध के ऊपर ग्रिप है जागीरदार की, वो टूट जाएगी। लेकिन एक जागीरदार से दूसरे जागीरदार के पास वो ग्रिप चली जाएगी, और जो नया जागीरदार है उसका कोई रिलेशन नहीं है ज़मीन के साथ, उसका कोई टाई नहीं है लोगों के साथ, उसका कोई कल्चरल बैकग्राउंड नहीं है। वो एक फेसलेस कॉरपोरेशन की तरह ऑपरेट करता है, जिसका एक चीफ हर 10 साल बाद चेंज कर जाता है। ये 6 कनाल प्रोजेक्ट इन रियलिटी वैसे 6 कनाल भी नहीं है, 9 कनाल बन रहे हैं। यानी कि 6 का दिखा के उन्होंने 9 आपको मारे हैं। इसका रिजल्ट क्या निकलता है? सियासतदान इसके ऊपर एक एथनिक पॉलिटिक्स खेलते हैं, सिंध में भी और पंजाब में भी। बलूचिस्तान और पंजाब के मामले में भी हमें यही नज़र आ रहा है। बलूचिस्तान के लोगों पे जुल्म और बर्बरियत हो रही है। सिंध के लोगों को 77-78 साल से मैं समझता हूँ कि एक बैकवर्ड नेशन के तौर पे रखा गया। उनके एरियाज़ में डेवलपमेंट उस तरह नहीं की गई, उनके पॉलिटिशियंस की गलती, कुछ इस्टेब्लिशमेंट की मेहरबानियाँ कि वहाँ पे जो जेन्युइन तहरीकें थी उनको दबा दें, तबाह कर दें, वहाँ पे प्रॉप अप करें जागीरदारों को। तो पंजाब का रिएक्शन कभी भी ये नहीं होना चाहिए कि उन पे हँसें, उनकी कौमों का मजाक उड़ाएं, उनका मजाक उड़ाएं। हमारा रिएक्शन ये होना चाहिए कि वहाँ पे भी डेवलपमेंट होनी चाहिए। मैं शहजाद गियास की पॉडकास्ट का वो हिस्सा देखा जब सरदार अख्तर मैंगल कहता है कि कोविड के दौरान जब जहाज़ बंद थे तो हम बाय कार ट्रैवल करते थे इस्लामाबाद बलूचिस्तान से। कहते जो मेरे गनमैन और गार्ड साथ थे, उन्होंने जब पंजाब में एंटर हुए तो कहा कि ये मुल्क है कोई जहाँ पे हम आगे, हम तो स्टोन एज में रहते हैं। भाई ये फीलिंग नहीं होनी चाहिए किसी को। और अगर सिंध के लोग आवाज़ नहीं उठा पा रहे क्योंकि वो उस निज़ाम के अंदर रह रहे हैं, तो हमें आवाज़ उठानी चाहिए। मैं कहता हूँ कि अगर आज मीरपुर मथेलों में कोई बंदा मज़लूम है, वो जागीरदार निज़ाम के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा रहा, तो लाहौर में लोगों को उठाना चाहिए कि हमारा मुसलमान या पाकिस्तानी भाई सिंध के अंदर फ़लाँ शहर में प्रॉब्लम में, उसकी मदद करें। हमें ये बलूचिस्तान के साथ भी करना चाहिए। देखिए, मुल्क में तरक्याती प्रोजेक्ट्स होते हैं, होने भी चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन मसला ये है कि जब आप डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड नहीं होते, फॉर्म 47 की पैदावार होते हैं, इस्टेब्लिशमेंट की बैकिंग पे आए होते हैं, तो आप जो भी प्रोजेक्ट बनाते हैं वो कैटास्ट्रफी होता है। हमारे मुल्क में काला बाग क्यों नहीं बन सका, मैं उसकी एक बुनियादी वजह बताता हूँ कि हमारे मुल्क में उसको इनिशिएट करने वाला एक डिक्टेटर था। फिर लोगों ने उस पर झूठी सियासत की, झूठी अफवाहें फैलाई, उसके झूठे नुकसान और फ़ायदे बताए गए। कभी भी कोई डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड पार्टी होती तो वो लोगों का जो मैंडेट लेके आती, तो वो लोगों की विल रिप्रेजेंट करती। कितने लोग सिंध के अंदर रिप्रेजेंटेड फील करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से? दर हकीकत उनका जागीरदार बोलता है, वो जाके वोट दे देते हैं। सिंध, हमने आपको कई दफ़ा बताया है, कराची शहर को निकाल के और हैदराबाद शहर को टू सम एक्सटेंट निकाल के मैं कहूँगा, बाकी जो मेजॉरिटी सिंध है वो अभी भी एक फ्यूडल लॉर्ड सिस्टम में चल रहा है। तो लिहाजा ये जो 6 कनाल या सॉरी असल में 9 कनाल का प्रोजेक्ट है, इसको रीथिंक किया जाए।
क्या 4 लाख एकड़ ज़रख़ेज़ बनाना ज़रूरी है? हम कई सालों से अब ये पिट रहे हैं। या जो ऑलरेडी एग्ज़िस्टिंग हमारी एग्री सेक्टर है, उसको बूस्ट करें। फॉर एग्ज़ाम्पल सरकार जो इतने पैसे खर्च करेगी 6 कनाल बनाने में, एक मासूमाना सवाल है। वो पैसे सरकार इस्तेमाल कर ले फ़ॉरेन टेक इम्पोर्ट करने में, एग्री के अंदर। वो इक्विपमेंट इम्पोर्ट करे और वो रेंट आउट करे बड़े लैंड ओनर्स को, कि आप यहाँ फार्मिंग करें। लेकिन ये वो कर नहीं सकते, क्योंकि सिंध में जो उन्होंने सेटलमेंट पॉलिसी बनाई हुई है कि वो वहाँ पे जागीरदार से कोई सवाल नहीं पूछेंगे। इन रिटर्न जागीरदार एक कैट परसेंटेज उनको देता रहता है। और साउथ पंजाब के अंदर जो भुट्टो साहब ने ज़मीनें तोड़ी थी, उसका नेट रिज़ल्ट ये निकला है कि वहाँ पे आपको इतना बड़ा लार्ज स्केल फार्मर रहा नहीं। जो रह भी गए हैं, वो खुद इतने तगड़े हैं, वो चीज़ें कर लेते हैं। पॉइंट बीइंग कि जो पैसे आप स्पेंड करने लगे हैं एसआईएफसी के इस ग्रीन इनिशिएटिव पे, इसके कई और बड़े अच्छे मसरफ हैं, जो आप कर सकते हैं, एग्री रिलेटेड ही। व्हाई दिस वन? ये इसलिए क्योंकि आप चाहते हैं कि पूरी की पूरी एग्रीकल्चर इकोनॉमी का कंट्रोल मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के पास है। थोड़ा ख़तरनाक हो गया, ठीक है। लेकिन रियलिटी ये है कि हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में काम करती है और उनकी सहूलतकारी सारी सियासी जमातें करती हैं। सिंध में कोई और करता है, पंजाब में कोई और करता है, बलूचिस्तान में कोई और करता है, केपी में कोई और करता है। और हर कोई ऑपोजिशन में आए कहता है कि हम जमहूरियत पसंद हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी में मानते हैं। यानी कि मुल्क बेच के उनको बाद में कहो हम कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी में मानते हैं। ये कौन सा इंसाफ है? हमारे लिए दुआ कीजिएगा, सलमान के लिए दुआ कीजिएगा, क्योंकि खुदा ना खास्ता कुछ हुआ तो सलमान तो मैं लेके जाऊँगा ना। बाकी हमेशा की तरह आपका सुनने का शुक्रिया।